बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लांक्स की थ्योरी पढ़ेंगे, बोहर्स की पढ़ेंगे, एक्स रे प्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा हम स्पेक्ट्रम देखेंगे, डिफेक्ट्स देखेंगे बोहर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्लांक्स थ्योरी। 1900 के अंदर प्लांक्स ने जो है वो एब्जॉर्प्शन और एमिशन रेडिएशंस की, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब इस तरह रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो यहाँ से एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली इमिट कर रहा होता है, यहाँ जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब ये डिफेक्ट था रदरफोर्ड मॉडल का। तो इसको ठीक करने के लिए प्लांक्स ने जो है एक जो है वो एमिशन और एब्जॉर्प्शन रेडिएशन के उसके बारे में एक थ्योरी दी। सबसे पहले उसने ये बात कही कि यहाँ से जो एनर्जी इमिट होती है वो डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है। अभी उसने ये बात नहीं की कि एनर्जी कैसे इमिट होती है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस मैनर में इमिट होती है, कंटिन्यूसली नहीं होती। और उन डिसकंटिन्यूस जो है मैनर, जैसे इस तरह से जा रही होगी, उसे कहेंगे डिस्क्रीट यूनिट। उन डिस्क्रीट यूनिट को प्लांक ने दिया नाम क्वांटा का, जो कि मेनली वेव पैकेट के लाई। वेव पैकेट के अंदर जो है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, ठीक है। यानी कि चेंज नहीं हो रही थी जितनी उसने कहा था, मतलब उसी लिहाज से जो है उनके अंदर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। अगर हम लाइट एनर्जी की बात करें तो उसके अंदर क्वांटा को हम फोटोन जो है वो कह सकते हैं। अब मेनली प्लांक्स ने ये कहा था कि यहाँ जब वो इस तरह से मूव करता है तब वो एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करता या एमिट नहीं करता। एनर्जी अब्जॉर्ब तभी होती है जब वो जंपिंग पोजीशन में होता है। और इसी बात को जो है वो बोहर ने नेक्स्ट एक्सप्लेन भी किया कि वो एनर्जी फिर किस तरह से जो है वो उसकी डेरिवेशन किस तरह से होती है। नेक्स्ट उसने कहा कि जो एनर्जी इमिट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। फिर उसने जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म करके प्लांक्स का कांस्टेंट लगाया। प्लांक्स के कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? 6.626 इंटू 10⁻⁻⁴ जाउल सेकेंड। जाउल सेकेंड किस तरह से आया? ये एच जो है वो मेनली E/F होगा, या E/V जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो E क्या होती है? जाउल, और फ्रीक्वेंसी 1/सेकेंड होता है। तो ये 1/सेकेंड जब ऊपर चला जाएगा तो उसका यूनिट जाउल सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट इसने जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को खोला। फ्रीक्वेंसी जो है हम अक्सर पढ़ते हैं कि जो यहाँ पर वेलोसिटी होती है ना हमारे पास, V=F लैम्डा, या जिस तरह से भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए अनदर टर्म। तो वहाँ हम कहेंगे C=V लैम्डा। तो ये जो V फ्रीक्वेंसी है फिर ये नीचे आ जाएगी। तो इससे जो है वो हमारे पास यहाँ से आप लैम्डा को नीचे ले जाएं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो होगी C/लैम्डा, ये कहलाएगी फ्रीक्वेंसी के इक्वल। फिर उसको आप इस फ्रीक्वेंसी में पुट कर दें, ठीक है। वेवलेंथ किसे कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या ट्रफ। क्रस्ट या ट्रफ हमारे पास इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। ये क्रस्ट होगा, ये ट्रफ होगा, ये क्रस्ट होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस विल बी = 1 लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। या यहाँ नीचे से लेकर नेक्स्ट नीचे ट्रफ तक का डिस्टेंस जो है वो 1 लैम्डा के इक्वल होगा। इसके अलावा यहाँ हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ से ये मुराद हुआ कि जो वेव नंबर है ना यहाँ हमारे पास वो है, नंबर ऑफ वेव अगर एक हो तो वो रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा है, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ है। तो अगर हम उसको मेन फार्मूला के अंदर पुट कर दें इसके अंदर, तो ये हो जाएगी hc1 वेव नंबर। जो इस तरह नीचे थर्ड डिवीजन में हो फिर वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फिर हमारे पास मेन फार्मूला जो है वो ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल मेनली प्लांक्स की थ्योरी पर ही बेस किया गया है। यहाँ पर उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेल में या ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेट एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और रिवॉल्विंग के दौरान जो है वो ना ही एनर्जी एमिट कर रहा है ना ही अब्जॉर्ब कर रहा है। और वो एनर्जी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी एमिट और अब्जॉर्ब कब होगी ये भी देखते हैं। उसने एक ये जो है वो आ गया थर्ड। बोहर ने ये कहा, जो आपको ये सामने स्क्रीन के ऊपर एक एटम जो है वो दिखाई दे रहा है, उसने ये कहा कि यहाँ जब वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है एटम, तो तब एनर्जी ना ही एमिट होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जब ये इस तरह से जंप करेगा ऊपर, या ऊपर से जंप करेगा नीचे, या शायद इसके ऊपर भी एक ऑर्बिट हो, वहाँ से जब जब ये जंपिंग करेगा तो एनर्जी तभी जो है वो एमिट होगी। और वो एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब, इमिट कब होगी और एब्जॉर्ब कब होगी? जब ये ऊपर ऊपर वाले शेल से नीचे वाले में आएगा, ठीक है। आप अपने जहन में अपना ही रख लें।
अगर एक बंदा बिजनेस में बहुत ऊपर है, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो वो सब कुछ लूज़ कर देगा और यहाँ ये एनर्जी लूज़ कर देगा। और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये एनर्जी लेके डेफिनेट फिर ही जाएगा, एब्जॉर्ब करके जाएगा। ठीक है, वो एनर्जी की कैलकुलेशन जो है वो प्लांक्स ने पहले ही दे दी है। वो एच वी यानी कि एच एफ आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, या यहाँ पर जो है वो एच वी का वर्ड यूज़ किया गया है। एंगुलर मोमेंटम जो है क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। उसने कहा, बोहर साहब ने कहा कि ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब? फिक्स्ड है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये फिक्स है कि यहाँ इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन का होना नामुमकिन है। अगर ये चेंज होता तो शायद इलेक्ट्रॉन इस वाले रीजन में भी सरवाइव कर पाता, लेकिन अब ये फिक्स्ड है तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा जो है वो बोहर ने अपने मॉडल को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की। हमें रेडियस की के फार्मूलाज दिए, हमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, उनके क्या लिंक है, वेलोसिटी का क्या लिंक है, नंबर ऑफ शेल के साथ नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, वो सारी कैलकुलेशन बोहर ने हमें करके बताई। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ डायरेक्ट फार्मूलाज लिखे हैं। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन फार्मूलाज को किस तरह से ड्राइव किया गया वो भी देखेंगे। अगर आप इस चैप्टर को लॉन्ग के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तभी इन डेरिवेशंस को फोकस करें, अदरवाइज जो है वो आप सिर्फ फार्मूला को अपने जहन में रखें कि आया अगर क्वेश्चन आ रहा है न्यूमेरिकल तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकेगा। तो रेडियस के लिए उसने वैल्यू दी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 8.82 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर जूल इनवर्स मीटर इनवर्स। जब इस सारी कांस्टेंट वैल्यू के अंदर ये जो एच है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, अब इसकी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर देखी है, ये रही उसकी वैल्यू। तो एच को आप यहाँ पे पुट कर दे, पाई जो है वो हमारे पास 3 × 10⁻³ होता है। इसके अलावा मास जो है वो जो भी आप इलेक्ट्रॉन या जो भी आप एटम डील कर रहे हैं उसका पुट करें, उसके अलावा उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर पुट करें तो आपके पास जो है ये वाली वैल्यू आएगी 0.529 एंगस्ट्रम या 0.0529 नैनोमीटर। फिर वो नैनो में चला जाएगा। और साथ एन का स्केयर, एन का स्केयर क्या शो करता है ना? एन यहाँ पर हमें बताता है शेल नंबर। ठीक है, शेल नंबर के बारे में जो है वो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है एन। अब आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। n की जगह 2 पुट करेंगे तो फिर ये 4 टाइम्स हो जाएगा। अब आपने ये भी बात रखनी है याद कि यहाँ पे जो r है ना, r वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r यहाँ पर n स्क्वायर के। अगर इसको आप 1 पुट करोगे तो ये भी 1 आ जाएगी, इसको आप 2 पुट करोगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर जो है यहाँ पर ये 4 टाइम्स के बढ़ जाएगा। तो अगर आप 3 पुट करोगे तो ये 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि रेडियस का जो डिफरेंस है ना वो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे शेल नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो ये भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई हमारे पास -e²/4πε0 और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई ये। इसमें जो है वो मेनली 1/2 mv² होता है। तो mv² की जगह जो है वो ये वाली उसने वैल्यू पुट की है। तो ये 1/4 था तो 4 × 2 8 हो गया। तो इस हिसाब से जो है वो इसका फार्मूला आपने देख लेना। इंशाल्लाह डेरिवेशन भी हम देखेंगे। टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई इस तरह से -e²/8πε0 और अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/n² के बराबर है। अगर हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2.178 × 10⁻⁻18। ये जूल में आएगा, हमें चाहिए किलो जूल पर मोल में यानी इंथाल्पी की फॉर्म में। तो हम इसको 6.02 × 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इससे हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे यहाँ ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे n नंबर इंक्रीज़ होगा टोटल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज़ हुई इसका मतलब कि वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, नेगेटिव में अगर वो इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर वो एक कम नहीं होगी, सॉरी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी का n के साथ एक हिसाब का डायरेक्ट रिलेशनशिप बन गया। लेकिन इसका अगर हम डिफरेंस देखें ना तो डिफरेंस इसका कम हो रहा है। जैसे यहाँ पर इस तरह के एनर्जी गैप्स होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाता है वो पास 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 होते जाते हैं। तो एनर्जी गैप अगर आप देखें या एनर्जी का डिफरेंस देखें वो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल एनर्जी देखें तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर इन्फिनिट एनर्जी और E1 को अगर हम लेते हैं तो ये माइनस की वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी। ये एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी होती है हाइड्रोजन के लिए। एनर्जी डिफरेंस अगर आपने फाइंड करनी हो तो ये वाला फार्मूला है। वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो मेनली ये वाला फार्मूला होता है 1/λ के लिए। लेकिन अगर आप अपनी फिजिक्स की बुक को लेके चले जिसमें एक को n कहते हैं एक को p,
तो यहाँ पर पी क्या है, पी फिक्स है, ठीक है, पी फिक्स है और पी के लिए वैल्यू आप कर लें कि स्मॉल वाली होगी, यानी कि यहाँ नीचे वाले फार्मूला में N2 बराबर होगा यहाँ के N के और N1 बराबर होगा यहाँ के पी के, ठीक है। तो अगर ये वाला फार्मूला को आप शॉर्ट टर्म में लिख लें, पहले से ही थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इस फॉर्म में ले आएँ, तो फिर आपको जो है वहाँ कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगी। यहाँ को आपको रेड हाइब्रिड कांस्टेंट का भी वैल्यू का पता होना चाहिए, 1.09 × 10⁷ मीटर इनवर्स, और 1/λ बराबर होता है वेव नंबर के। तो ये वेव नंबर का फार्मूला भी बिल्कुल यही आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस फार्मूला को भी सोल्व करके पहले ही सिंपल फॉर्म के अंदर ले आए तो आपके पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि अगर वाइट लाइट को फेंका जाए तो उसकी वजह से डिस्पर्शन का क्रिएट होना। अब यहाँ पे मैंने विब गयोर लिखा हुआ है, विजिबल का एक रेंज लिखी हुई है, विब मतलब वी फॉर, आप इसका निमोनिक का याद करने का, विब गयोर, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, उसी कलर से मैंने लिखा हुआ है, आर फॉर रेड। इस तरफ को अगर आप मूव करें वॉयलेट की तरफ तो एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और रेड की जो है वो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो इनके इन्वर्स रिलेशनशिप में आएगी। तो ये मैंने वेवलेंथ के लिए जिस तरफ एरो लगाया है इसका मतलब उस तरफ बढ़ रही है। डिग्री ऑफ बेंडिंग जो है ये वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका एरो भी होगा इस तरफ को, ठीक है, इसका एरो भी इस तरफ को होगा। और इसके अलावा डिस्पर्शन जो है बिटवीन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो जिस तरह से वेवलेंथ बढ़ती है या कम होती है वो उसके डायरेक्ट रिलेशनशिप में आते हैं। अगर यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ गई है, ठीक है, ये वेवलेंथ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दो जो लाइन है इनके दरमियान की का डिस्टेंस भी बढ़ गया है, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम का, तो ये उसके डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ जाएंगी। तो इसका एरो भी टूवर्ड्स वेवलेंथ होगा, ठीक है, टूवर्ड्स रेड होगा। इसकी नेक्स्ट दो टाइप्स हैं, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस के अंदर बाउंड्री नहीं होती, जैसे आपने रेनबो देखी हो। लाइन स्पेक्ट्रम में के अंदर बाउंड्री होती है। सोडियम के हमारे पास दो येलो आते हैं कलर्ड लाइंस सम डिस्टेंस के साथ। अगर हम इनकी टाइप्स देखें नेक्स्ट लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, तो हमारे पास आ जाती हैं दो। एक है एटॉमिक एमिशन, एमिशन मतलब निकलना। अगर आपको जो है वो अपनी 10th वाली फिजिक्स याद हो तो उसके अंदर बहुत यानी कि क्लियर लिखा हुआ है कि जो ब्लैक लाइट होती है ना वो हर चीज़ अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है, हर लाइट अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है, और वाइट जो होती है ना वो रिफ्लेक्ट करती है, जो ब्राइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। अब यहाँ पे हम बात करें एमिशन, तो हमारे पास यहाँ पे जो लाइंस होंगी ना, जो यहाँ पर हमारे पास लाइंस होंगी वो हर चीज़ रिफ्लेक्ट करेंगी, एमिट कर देंगी, कोई चीज़ अब्जॉर्ब नहीं करेंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, लाइन होंगी ब्राइट और बैकग्राउंड क्या होगा, डार्क, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा किस तरह से, या तो हम एक सॉलिड को वोलेटाइलाइज कर लें, या हम एक गैस के ऊपर हीट फेंक के उसके, या इसको हीट करने के बाद उसको जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें, तो उससे जो है वो हमारे पास ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या होगा, जब वाइट लाइट को गैस के थ्रू जो है वो गुजारा जाए, उसके ऊपर से पास थ्रू किया जाए। अब ये है एब्जॉर्प्शन, इसकी लाइन क्या करेंगी, अपने अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेंगी। तो अब्जॉर्ब कर लेंगी लाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन होगी ब्लैक और बैकग्राउंड क्या होगा, ब्राइट। नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर हम देखें, ये एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर 5 सीरीज आती हैं, लाइमन, बर्मर, पेस्टियन, ब्रैकेट, पफंड। ये वाला अल्ट्रा वायलेट के अंदर है, ये वाला विजिबल के अंदर है, ये वाला इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इसका क्या मतलब हुआ, अल्ट्रा वायलेट के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बढ़ेगी इस तरह को, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी इस तरह को, वेवलेंथ इस तरफ को बढ़ेगी, क्योंकि इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, वेव नंबर रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के, तो वेव नंबर इस तरफ को जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ अगर आप लाइमन से नीचे पफंड की तरफ जा रहे हैं तो वेव नंबर कम होगा। ये ट्रेंड जो है वो आप जब इनके रिलेशनशिप याद कर लें तो यह हर किस्म का ट्रेंड आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास लाइमन सीरी आती कब है, लाइमन सीरी हमारे पास तब आती है जब हायर 2, 3, 4 वाले ऑर्बिट्स जो हैं, 2, 3, 4 वाले ऑर्बिट जो है वो N1 की तरफ जंप करें, ठीक है। यानी कि ऊपर से ये आ रहा है 5 से, ये आ रहा है 4 से 1 की तरफ, ये आ रहा है 3 से, ये आ रहा है 2 से, ठीक है, ये सारे 1 की तरफ आए। और बल्मर सीरीज सबसे पहले जो है वो डिस्कवर भी यही वाली हुई थी। इसमें क्या होगा, इसमें होगा यानी कि ये 5 से आ रहा है 2 की तरफ, 4 से आ रहा है 2 की तरफ, 3 से आ रहा है 2 की तरफ, तो ये होगी बल्मर सीरीज, ठीक है। इसी तरह से पेस्टियन होगी, वो भी इसी तरह से होगा कि 5 से आ रहा है 3 में और 4 से आ रहा है 3 में। इसी तरह से आप ब्रैकेट और पफंड को भी जो है वो अरेंज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ये वाला जो होता है ये शेल फिक्स होता है, इसी अरेंजमेंट से आपने जो है वो इनको याद करना है, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट ये है उस बाकी ये वाला आपको जो है वो खुद ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इसके डिफेक्ट। अब ये बोहर एटॉमिक मॉडल जिसने हमें इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन दी, इस सब चीज़ों के बावजूद इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। पहली बात ये कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक को डिस्क्राइब करता है,
जैसे यहाँ पे ये डिस्क्राइब किसे करेगा, या तो आइंस जिनके पास जो है वो एक ही हाइड्रोजन के पास एक है, हीलियम के अंदर 2 होते हैं, एक निकल जाएगा, इसके अंदर 3 होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक को डिस्क्राइब करता है, ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता अबाउट पॉली इलेक्ट्रॉनिक। इसके अलावा इसकी दूसरी जो है वो डिफेक्ट ये था कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जब हमने देखा तो एक क्वांटम के लिए इसने कहा था एक ही लाइन है, एक स्पेक्ट्रम के लिए एक ही लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके लिए उसके अंदर भी जो है वो लाइंस की डिवीजन थी। जैसे यहाँ पे एच अल्फा लाइन जो थी बल्मर सीरीज़ के लिए 5 कंपोनेंट लाइन है। जैसे यहाँ पर भी हम देख लें तो यहाँ पर जो है वो बल्मर सीरीज़ के लिए 5 कंपोनेंट लाइंस जो है वो बन सकती हैं आसानी से। इसको इसने कोई एक्सप्लेन नहीं किया। इसके अलावा इसने जो कहा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर के अंदर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसने ये कहा था कि सिंगल प्लेन के अंदर ही बस वो इस तरह से मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 3 डायमेंशनली मूव कर रहा है। इवन वो अपने एक्सिस के गिर्द भी जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इसके अलावा बोहर ने जो है वो हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी अबाउट जी मैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। जी मैन का क्या इफेक्ट है? जी मैन का इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। और स्टार्क का जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फर्दर लाइन के अंदर डिवाइड हो जाना है। इसके अलावा 1950 के अंदर सोमरफेल्ड ने जो है वो मूविंग इलेक्ट्रॉन के अलावा सर्कुलर ऑर्बिट, एलिप्टिक ऑर्बिट और इसके अलावा जो है ये भी बताया कि वो अपनी फोकाई के एलिप्स के ऊपर भी रिवॉल्व करता है, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बोहर ने हमें नहीं दी। इसके अलावा बोहर का सबसे बड़ा डिफेक्ट जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर हाईलाइट किया गया। ठीक है, इसको प्रिंसिपल को बताने वाला यानी कि कौन एक्सप्लेन कर रहा था, कॉम्पिटेंट इफेक्ट जो है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन ये बोहर के बिल्कुल अगेंस्ट एक रूल है। और ये जो हाइजेनबर्ग का रूल है ये एप्लीकेबल है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए, मैक्रो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए स्टेबल, यानी कि यहाँ पे ये फॉलो नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अंदर मेनली इक्वेशन ये है एक्स पी, ठीक है, यहाँ बराबर है, यहाँ इक्वल है एच कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट ओवर 4 पाई। अब ये है क्या प्रिंसिपल? एक्चुअली ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम एक टाइम पर एक ही चीज़ को जो है वो एग्जैक्ट तरीके से मालूम कर सकते हैं, अगर हमने पोजीशन को सही से फाइंड आउट कर लिया तो हम मोमेंटम को सही से फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, या हमने पोजीशन को सही से कर लिया तो हम वेलोसिटी को सही से कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। मोमेंटम के अंदर ही आ जाएगी वेलोसिटी। अगर हमने वेलोसिटी को सही से कैलकुलेट कर लिया तो हम जो है पोजीशन को सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेनली आता है लैम्डा, कॉम्पिटेंट इफेक्ट भी यही कहता है एच पी। ये पी क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू, ये होता है मोमेंटम एच ओवर एम वी। तो अगर हम लैम्डा को यहाँ पे एक्स लें पोजीशन, और वेलोसिटी या पूरे मोमेंटम की बात करें तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब ये हमारे पास एक्यूरेट आएगी तो ये एक्यूरेट नहीं आएगी, जब ये एक्यूरेट नहीं आएगी तो हमारे पास फिर ये एक्यूरेट आएगी। ये सीन था इस प्रिंसिपल का। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरेज और एटॉमिक नंबर की तरफ। विलियम रोटेंज जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सीडेंटली, ठीक है, उसे पता नहीं था, उसने डिस्कवर कर दिया था, उसने देखे कैथोड ट्यूब। ठीक है, जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, कैथोड से एनोड की तरफ रेडिएशंस जा रही थी, रेज जा रही थी, जिन्हें कैथोड रेज कहा गया। उसने देखा जब हम एनोड लेते हैं हाई एटॉमिक नंबर या हाई एटॉमिक मास का, तो जब उसके ऊपर जाके वो स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ पर जो है एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। उस ट्यूब के अंदर 2 किस्म की एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, कैरेक्टरिस्टिक और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस से यहाँ हमारी केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं, उसके जो है वो एक्सप्लेनेशन फिजिक्स के अंदर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे डिपेंड करिए नेचर ऑफ गैस के ऊपर, तो वो डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ गैस के ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा ये जो थी एक्सरेज, ये प्लेटिनम की एक स्लिट थी, वहाँ से गुजरते हुए एल्यूमिनियम विंडो से होते हुए ये क्रिस्टल के ऊपर थ्रोन की गई K4Fe CN6। ऑपरेटर्स आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए पीछे प्लेटिनियम की जो है वो आप कह सकते हैं ये है प्लेट या स्लिट आप कह सकते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम विंडो से होता हुआ ये डायरेक्ट ये हीटेड कैथोड है, उससे रेडिएशंस निकल रही हैं, और ये है एनोड जिसके ऊपर जाके वो स्ट्राइक करेंगी, और इससे फिर हर डायरेक्शन में जो है यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आ रही है एक्सरेज। ठीक है, इन एक्सरेज को जो है उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। इसके बाद इस एक्सरेज को लेकर चलते हुए मोज़ले ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशंस के बारे में, या इसके कह सकते हैं रूल्स के बारे में बताया। उसने ये कहा कि इसके बाद इसकी सीरीज़ के बारे में बताया कि ये जो है के सीरीज़ के अंदर के अल्फ़ा बीटा और इवन गैमा भी। तो मोज़ले ने नेक्स्ट इसके बारे में वेवलेंथ हमें डिस्कवर करके दी 0.04। उसने कहा यहाँ पर वेवलेंथ आ सकती है कैरेक्टरिस्टिक की से लेकर 0.08 एंगस्ट्रम।
38 एलुमिनियम 38 एलिमेंट्स उसने यूज़ किए एलुमिनियम से लेकर गोल्ड तक एज अ टारगेट एनोड। ठीक है, जब वो एनोड के ऊपर आकर टकराएंगे तो फिर उसने देखा हर किसी एलिमेंट से किस तरह की एक्सरेज आ रही हैं। उसके बाद उसने हमें उसकी जो है वो वेवलेंथ भी दी। उसके बाद उसने हमें ये भी बताया कि वेवलेंथ जो है वो जैसे जैसे हम नेक्स्ट सीरीज़ में मूव करते हैं वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और इसके अलावा उसने ये बताया कि जितना इस टारगेट का जो एनोड का जो है वो होगा एटॉमिक नंबर ज़्यादा, उतनी ही जो है वो कम होगी वेवलेंथ हमारे पास। इससे हमें ये पता चलता है कि इस जो है वो ऑपरेटर्स के ज़रिए हम हर किस्म की वेवलेंथ निकाल सकते हैं, इवन हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह की। नेक्स्ट उसने जो है वो एक प्रिंसिपल दिया। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी उस वो बराबर थी ए, उसके बाद स्क्वायर रूट जी माइनस बी। ठीक है, ये वी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, जी एटॉमिक नंबर है, ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। अगर हम इस स्क्वायर रूट को खोल के उस तरफ ले जाएं तो हमें पता चलेगा कि ये जो वी है तो ये तो ये फार्मूला था कुछ इस तरह से, जिसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट इसके बराबर था इस इक्वेशन के। ठीक है, तो यहाँ पर उसने जो है वो बताया कि ये भी अगर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक नंबर के, लीनियर स्ट्रक्चर होगा इस तरह का, इसका हमारे पास ग्राफ आएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कहाँ पर काम आया, ये जो है वो के ए आर एन आई, ठीक है, निकल या कोबाल्ट, इनको अरेंज करने के लिए मेंडली पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा नए जो एलिमेंट्स थे TC43 PR59 RN जो है वो इस तरह से RN45 को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो हेल्पफुल रहा। इसके अलावा एटॉमिक नंबर जो है उसने रेयर अर्थ का आइडेंटिफाई किया इसके ज़रिए। तो अभी अभी हमने ये सारा कुछ पढ़ा है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।